हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं आकाश इस सीरीज का तीसरा क्लास में आपका स्वागत करता हूं, आपको अभिवादन करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। तीसरा क्लास, जैसे कि मैं कहते आ रहा हूं कि सब कीजिएगा, लेकिन ये 10 क्लास जरूर कीजिएगा। क्यों? एवरीथिंग इज मस्ट, बट इंग्लिश इज फर्स्ट। तो आइए देखते हैं वो कौन से चंद सेंटेंसेस हैं जो रोजमर्रे के जिंदगी में, यानी जनरल कन्वर्सेशन में, बोलचाल में बहुत 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 उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास तीसरा। और जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं, हर सैटरडे को 7 बजे ये मैं क्लास लेकर आऊंगा। अगला सैटरडे को चौथा ले आऊंगा। और आप पूरे परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, घर वालों को, सबको बोलिए देखे, ताकि वो जनरल बात करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मस्ट, इंग्लिश इज फर्स्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सेंटेंस जो डेली यूज सेंटेंसेस में यूज होता है, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। तो मेरे बगल में खड़े हो जाओ, इस वर्ड को जानने के लिए थोड़ा सा हमें ये जानना होगा कि बगल में का अंग्रेजी क्या होता है। देखिए, बगल में का अंग्रेजी 3 होता है। एक बाई होता है और तीसरा नेक्स्ट होता है। अब देखिएगा, बिसाइड जो वर्ड बना, लिया गया, वो बाई साइड ऑफ से लिया गया। किससे लिया गया? बाई साइड ऑफ। यह तीनों का मतलब बगल में होता है। अब तीनों में तो बगल में होता है, परंतु दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रीपोजिशन है और ये एडवर्ब है, और तीनों का मतलब होता है बगल में। गुड। थोड़ी सी अंतर है बाई और बिसाइड। मान लीजिए, जैसे कोई आदमी मकान बनाता है, ये उनका मकान है, और सांस लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़े पड़ोसी, और फिर यहाँ से वो मकान बना दिए, उसमें थोड़ा सा भी फासला नहीं हुआ, तो इसके बगल में के लिए अंग्रेजी, भाइयों बहनों, ये बाई होगा। परंतु उन्होंने भी 1.5 फीट छोड़ा और आपने भी 1.5 फीट छोड़ा, ताकि कुछ और हो, ताकि वो उसमें नाली, बहुत सारा चीजें उसमें जा सके और रंग रोहन का काम हो सके। तो उसके लिए जो जगह रहता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाई साइड ऑफ, जिससे बना हुआ बाई साइड ऑफ से बिसाइड हो गया। जैसे मान लीजिए ये मेरे क्लास है और बगल में वो बच्ची बैठी है और उसके बगल में कोई और बैठा हुआ है और ये दोनों कंधा सटा हुआ है, तब बोलेंगे बाई, और दोनों के कंधे में बीच में फैसला होगा तो बिसाइड होगा। और नेक्स्ट भी है, ये न्यूट्रल है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। तो आज हम लोग 3 चीजें सीख गए। बगल में का अंग्रेजी बाई साइड ऑफ या बिसाइड, और तीसरा एडवर्ब नेक्स्ट। तो मेरे बगल में खड़े हो जाओ का 3 तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हैं। खड़ा होना का अंग्रेजी क्या होता है, अब सब जानते हैं, स्टैंड होगा। तो अब यहाँ क्या लगेगा, मेरे बगल में का अंग्रेजी यू अंडरस्टैंड। और आइए देखते हैं कि क्या होता है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, नेक्स्ट टू मी। ये नेक्स्ट जो है वो क्या है? एडवर्ब है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। बेटा सीधे खड़े हो जाओ, सीधा का अंग्रेजी होता है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट होता है, और ध्यान रखिएगा स्टैंड माने खड़ा होना। तो स्टैंड स्ट्रेट माय सन, या कोई नाम हो तो मिस्टर सोहन और राजू लगा सकते हैं। याद रखिएगा, सीधा का अंग्रेजी स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट का यूज करेंगे। खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, याद रखिएगा, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाना, सिट डाउन। तो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा साउंड में देखेंगे, स्टैंड अप, और यहाँ बोलेंगे सिट डाउन। खड़े हो जाओ और बैठ जाओ। अगला वर्ड है मेरे सामने खड़े हो जाओ। अब देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा जानना है कि सामने का अंग्रेजी क्या होता है। आई नो यू नो, मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सामने का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए, कोई बंदा है और वो बस में बैठा है, तो इस साइड से वो बैठा है और पीछे कोई और बैठा है। मान लीजिए आपके पापा हैं और ये आपके मम्मी हैं, और आपको बोलना है कि पापा, मम्मी जो है पापा के सामने बैठी हुई है। तो अब देखिएगा, अगर पापा का मुंह इस साइड से है और मम्मी ऐसे बैठी है, ये इनका
रो वाला है किनारा और यहाँ यहाँ पापा बैठे हुए हैं। तो अब इस तरह के बैठने के लिए अंग्रेजी जो होगा है, याद रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ। तो हम बोलेंगे पापा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ। अब यहां क्या हो गया, मम्मी, तो यहां बोल देंगे पापा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मम्मी। याद रखिएगा, सामने का अंग्रेजी इन फ्रंट ऑफ हो गया। लेकिन किस तरह का सामना? मान लीजिए हम एटीएम में खड़े हैं और आप मेरे सामने हैं और मैं पीछे हूं। आपका मुंह साइड से है, मेरा मुंह उस आपके पीछे है। तो मैं कहूंगा आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, आपका नाम राजू है तो इन फ्रंट ऑफ राजू जी, ऐसे हम बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। परंतु अगर सोफा पे बैठे हैं, 3 सीटर होता है यहाँ, और यहाँ 2 सीटर्स होता है, तो यहाँ पापा बैठे हैं और यहाँ मम्मी बैठी हैं, तो देखिएगा मम्मी का मुंह ऐसे होगा, पापा का मुंह ऐसे होगा। तो जब आमने सामने बैठते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी जो होता है, सामने अपोजिट होगा। तब यहाँ क्या होगा, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। पापा इज सिटिंग, पापा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस में नहीं बैठी हैं, वो सोफा पे बैठे हैं। तो पापा इज सिटिंग अपोजिट मम्मी, अपोजिट मम्मी। अब देख लीजिएगा, ऐसे सेंटेंस होगा। तो सामने का 2 अंग्रेजी हो गया, एक अपोजिट हो गया और दूसरा इन फ्रंट ऑफ हो गया। इन फ्रंट का मतलब होता है एकदम सामने को हम इन फ्रंट बोलते हैं, परंतु अगर ऐसे हो तो हम बिफोर भी लगा सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि ये रेबल कोचिंग अच्छा है, तो आप से किसी ने पूछा कैसे अच्छा है, तो आप कह रहे हैं आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल बिफोर यू। बिफोर यू मतलब आप लोगों के सामने, तो आप लोगों के सामने ऐसे रेंज में लोग हों तो बिफोर यू, और वही ठीक सामने होगा, इस वजह से तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे आपसे कि इन फ्रंट ऑफ और इन फ्रंट में क्या अंतर है, चूंकि ये दोनों में अंतर है, बहुत ही अंतर है, बहुत ही अंतर है। क्या अंतर है मैं अगले क्लास में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आ जाइए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मेरे सामने खड़े हो जाइए। तो किस तरह से खड़ा हो जाइए, या तो एटीएम में है तो ऐसे खड़ा हो जाओ, तो उसके लिए कुछ और होगा, और मेरे सामने आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, उसमें क्या होगा आपको पता चल चुका है, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट मी। आइए देखते हैं। अब यहाँ क्या होगा, स्टैंड अपोजिट मी, यानी चेहरा आपके चेहरे के सामने होना चाहिए, और वही सीधा एटीएम की तरह रहते तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए। लेकिन इन द फ्रंट ऑफ के क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। टेबल के उस पार खड़े हो जाओ, तो ये देख लीजिए, पार के लिए अक्रॉस होता है। मान लीजिए, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्रिज है कोई, राइट ना, ये ब्रिज है, और उस पार आपका मामा का घर है, आप इस साइड हैं, तो कहेंगे मेरा मामा का घर उस पार है, तो माई मामाज होम इज अपोजिट अक्रॉस द ब्रिज। ये उस पार के लिए अक्रॉस लगता है। तो टेबल है ये, और टेबल के उस पार पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप कह रहे हैं स्टैंड अक्रॉस द टेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इसको लाइक कर रहे हैं, और आप इसको शेयर भी करें, और आप अपने घर में हर आदमी को जो भी इस पढ़ाई कर रहे हैं उनको बताइए, और नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये छोटा छोटा सेंटेंस अगर यूज करते हैं तो ये अच्छा रहेगा, ताकि उनके बोलने से कोई सुनकर फिर आपके घर में जो छोटा बच्चा होगा वो भी सीख लेगा। क्यों? ध्यान रखिएगा, क्योंकि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम जो मम्मी पापा से सीखते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, जब शादी होगी आपकी तो जन्म पत्री मिलाते हैं, और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जीन पत्री मिलाते हैं, कि आपका मैन्युफैक्चरर कौन है, आपके पापा मम्मी, आपके नाना नानी और दादा दादी। तो पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि क्या आपके दादाजी को ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, और उसके अनुसार आपको बताते हैं कि आपको क्या चांसेस है और कैसे आप बच सकते हैं। इसलिए केवल जन्म पत्री नहीं, जीन पत्री। तो इसलिए हमारे बच्चे वही होते हैं जो हम होते हैं। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कल्पना कीजिए, हमारे मम्मी पापा अगर सांप होते तो हम लोग क्या होते, हम लोग भी सांप होते।
इसलिए बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमारा बैकग्राउंड से आता है। इसलिए हमारा होम जो होता है इज़ द फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट स्कूल। और मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड पापा इज़ द फर्स्ट हेडमास्टर। उसके बाद से हम लोग टीचर होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को जानना। टेबल, बेंच पे खड़े हो जाओ तो स्टैंड ऑन द बेंच। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ऑन और कहाँ ऑन टू लगता है, मैं एक क्लास लूंगा इस 10 सीरीज में तो बताऊंगा। आगे होता है अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। अब इसका अंग्रेजी क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। हम लोग बचपन से स्कूल में सुनते आ रहे हैं, कॉलेज में सुनते आ रहे थे बचपन से। देखिए एक वर्ड होता है रेस्पेक्टेड और दूसरा वर्ड होता है रेस्पेक्टिव। खुशखबरी है, दोनों एडजेक्टिव है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इसका मतलब होता है आदरणीय और इसका मतलब होता है अपने अपने, अपने अपने। अगर मैं कहता हूं रेस्पेक्टेड आकाश सर तो मतलब हो जाएगा अपने अपने आकाश सर, जबकि गलत है। क्या होना चाहिए? रेस्पेक्टेड आकाश सर या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, आदरणीय मैम। और जब हम कहते हैं कि सारे बच्चों को कि अपने अपने जगह पे बेटा खड़ा हो जाइए, तो मैं बोलूंगा स्टैंड अप ऑन योर रेस्पेक्टिव प्लेस, रेस्पेक्टिव प्लेस। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। रेस्पेक्टिव क्लासेस मतलब अपने अपने क्लास में। अगर कह दिया रेस्पेक्टेड क्लासेस तो आदरणीय क्लासेस में चले जाए, इसलिए रेस्पेक्टिव क्लासेस होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे यूज करना है। अपने अपने का अंग्रेजी क्या होगा? रेस्पेक्टेड होगा और ये हो गया रेस्पेक्टेड। दोनों एडजेक्टिव है बट दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे देखिएगा, एक और वर्ड मैं बता देता हूं, लगे हाथ आप इसको भी थोड़ा सीख लीजिए। इंटरेस्टेड, एक वर्ड है इंटरेस्ट अनइंटरेस्टेड और दूसरा वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। अब ये सोचने में हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि यार डिसइंटरेस्टेड होता है या अनइंटरेस्टेड होता है। होता दोनों है और दोनों एडजेक्टिव है। जिसमें इंटरेस्ट ना ले अनइंटरेस्टेड होता है, आज जिसमें आप किसी का पक्ष ना लें, निष्पक्ष हो, ना राम का ना रहीम का, ना मोहन का ना सोहन का, ना अनिल का ना सुनील का, किसी का पक्ष न लें, आपका व्यक्तिगत नुकसान हो तो भी निष्पक्ष आप फैसला देते हो, तो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। अब मैं कहूं कि जज साहब को क्या होना चाहिए? जज साहब को अनइंटरेस्टेड हो जाए तब तो कैसे नहीं देखेंगे। सर का तो काम ही है जज केस को देखना। तो आपको क्या बोलना चाहिए कि जज मस्ट बी क्या होना चाहिए? डिसइंटरेस्टेड। जज साहब को डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि आई एम डिसइंटरेस्टेड इन क्रिकेट, गलत है। आई एम अनइंटरेस्टेड इन क्रिकेट। जिसमें इंटरेस्ट ना हो तो अनइंटरेस्टेड और जिसमें किसी का पक्ष ना ले तो डिसइंटरेस्टेड हो गया। तो याद रखिएगा उसी तरह से रेस्पेक्टेड और रेस्पेक्टिव है। आशा है समझ गए होंगे और आप इसको याद करेंगे। स्टैंड ऑन योर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। चावल वाला कटोरा दो। देखिएगा थोड़ा सा डाइन कर हम लोग करते हैं या खाना डाइनिंग टेबल पे जाते हैं राइट ना, तो उसमें कोई चीज मांगते हैं, देना का अंग्रेजी जो होता है ना सर, इसको पास बोला जाता है। पास द सॉल्ट, पास द बाउल, राइस बाउल। तो चावल वाला कटोरा पास करो, उसमें देना के लिए सर इसको हम यूज नहीं करेंगे। जब कोई पैसे देना होता है किसी चीज को लिए तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। जैसे कोई बिल देते हैं तो यहां बोल सकते हैं, तो बच्चा वाला अंग्रेजी होगा, इसको नहीं बोलकर बेटा ये वाला बोलिए। पे द बिल, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, नेट बिल, गैस बिल। स्टेशन पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हम पे करते हैं ना, तो वहां देना के लिए सबसे अच्छा वर्ड रहेगा कि ए यूज करें, पे द बिल। और गैस बिल और अदर चीजें, और गिव नहीं यूज करेंगे। और डाइनिंग टेबल पे जब हम खाते हैं कोई चीज मांगते हैं तो उसके लिए हम ये ज्यादा यूज करते हैं, पास। तो पास द बाउल, कटोरा पास कर दीजिए, ऐसे यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। पास द राइस बाउल, बाउल मतलब कटोरा होता है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। आइए 9 पे आ जाते हैं। पहले आप, ये थोड़ा सा हिंदी के अनुसार हम ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पहले का अंग्रेजी क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग बिफोर जानते हैं, लेकिन आप अगर इसका अंग्रेजी बना देंगे बिफोर यू, तो इसका मतलब होगा आपके पहले मैं खाऊंगा और जब मैं छोड़ूंगा तो जूठा आप खाइएगा। तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा ऑनर नहीं होता है। एक प्याली चाय भी आता है तो हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि बेटा अगर आई और यू आए
और इसको दोनों को ऑर्डर में सजाना हो तो आई एंड यू बोलोगे या यू एंड आई बोलोगे? तो मैं और आप या यू आप और मैं? तो बोलता है सर यू एंड आई होना चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं आई एंड यू होना चाहिए। तो उसको एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। बेटा आपके के घर कोई आता है और चाय आता है, तो पहले अपने पियेंगे या सामने वाला को देंगे? तो बोलता है सर सामने वाला को देंगे। तो इसलिए पहले हम यू को रखेंगे और तब आई रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप बोलने में भले हिंदी आता है कि पहले आप, परंतु इसका अंग्रेजी जो होगा, आज के बाद से जब भी किसी को कोई आपको दे तो पहले बोलिए नहीं, पहले आप खाइए, पहले आप लीजिए। अब कहता लीजिए ना आकाश जी लीजिए, तो आप बोले कि नहीं आफ्टर यू, तो पहले ले ले तब आप लीजिएगा। पहले आपका अंग्रेजी आपको आफ्टर यू बोलना है, बिफोर यू नहीं बोलना है। आशा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट होता है वह खाते ही रहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये वर्ड समझ लेना है और मुझे लगता है कि आपको बहुत बहुत फायदा करेगा। छोटी सी चीज है और लेकिन है बहुत बड़ी चीज। देखिएगा, कोई भी एनवाइंग हैबिट्स हो, एनवाई माने नाराज कर देना होता है, तो कोई भी एनवायर्ड हैबिट्स हो या कोई रिपीटेड बिहेवियर हो, बार बार वही काम करता हो, तो रिपीटेड बिहेवियर होता है जो आपको गुस्सा दिलाता है। कोई भी रिपीटेड बिहेवियर हो या एनवाइंग पोजीशन हो, एनवाइंग हैबिट्स हो, उसमें क्या करते हैं, वो ऑलवेज लगाते हैं। और वो टेंस याद रखिएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ट्रांसलेशन में रहा रही वाला, वो वाला होगा। तो ऑलवेज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है तो याद रखिएगा वो गुस्सा दिलाने वाला और रिपीटेड बिहेवियर होता है। अब उदाहरण के लिए मैं दो एग्जांपल दूंगा, आप समझ लेंगे। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं शिक्षा, शिक्षा इज टॉकिंग इन द क्लास। आशा है आपको मैं समझा पाऊंगा। शिक्षा इज टॉकिंग इन द क्लास। शिक्षा को आकाश सर ने बोला कि आप, आकाश सर ने बोला कि शिक्षा आप लोग क्लास में बात कीजिए, तो दूसरे लड़कियों से बात कर रहे, कन्वर्सेशन कर रही है। तो ये हुआ शिक्षा इज टॉकिंग इन द क्लास, तो अच्छी बात है, शिक्षा बात कर रही है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिएगा, यही ऑलवेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूं कि शिक्षा इज ऑलवेज। अब देखिएगा, ये तो कंटिन्यूअस में लगा और शिक्षा इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, अंतर आपको समझ में आ गया होगा, इन द क्लास। अब इसका मतलब हुआ शिक्षा हमेशा क्लास में बात करते रहती है, जो मेरे को गुस्सा दिलाता है। अब लगता है कि इनके अब्बा को बुलाना पड़ेगा और उनसे कंप्लेन करना पड़ेगा कि आपकी बिटिया जो है बहुत बहुत बातूनी है, बहुत बात करते रहती है। अब उस पढ़ती कंसंट्रेशन कहीं और जाता है। तो शिक्षा इज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास। अब यहाँ होगा शिक्षा हमेशा क्लास में बात करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है। देखिए मुस्कुराना कितना अच्छा बात है, तो मुस्कुराइए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहिएगा 24/7 तो थोड़ा खराब लगता है। तो बोलता है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहती है, ऑलवेज जब निगेटिव में लगता है, ध्यान रखिए कंटिन्यूअस में लगता है, तो ये गुस्सा दिलाने के लिए यूज होता है और रिपीटेड बिहेवियर के लिए। देखिए ना, खाए बिना खाए हुए कैसे कोई रहेगा, लेकिन वो खाते ही रहती है, तो यहाँ आ जाएगा ऑलवेज, सी इज ऑलवेज ईटिंग। आशा है समझ गए होंगे, राइट ना। अब आइए देख लेते हैं, सी इज ऑलवेज ईटिंग, राइट ना। सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहती है। सी ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, ये मेरे को इरिटेट कर देता है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। 11, तुम बात करते रहते हो, फिर राम प्यारी कहानी आप समझ गए होंगे। यू आर ऑलवेज टॉकिंग, यू आर ऑलवेज स्पीकिंग, हमेशा बोलते रहते हो। और बीच में बहुत ज्यादा बोलने का मतलब होता है आई नो मोर देन यू, मैं आपसे अधिक जानता हूँ। आई नो ऑल थोड़ा सा बैड मैनर में आता है, इसलिए लेट हिम फिनिश तब बोलिए। यू आर ऑलवेज टॉकिंग, ध्यान रखिएगा छोटी मोटी बातों पे परेशान मत हो जाओ। कुछ लोग होते हैं बड़ी छोटी चीजों पे भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसका अंग्रेजी होता है डोंट वरी ऑन ट्रिफल, TRIFFLE, TRIFFLE। ट्रिफल मतलब होता है छोटी मोटी बात, इसको रट लेंगे आप, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, एरर हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से, देख लीजिएगा। डोंट वरी ऑन ट्रिफल, छोटी मोटी बातों पे चिंता ना करें, परेशान मत हो। इसको वरी मतलब होता है परेशान होना, और ट्रिफल माने छोटी मोटी बातें पे। आगे चलते हैं दोस्तों, आराम से बैठो। अब देखिए थोड़ा सा ये आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से जान जाए तो ये जान जाएंगे कि कंफर्टेबली मने होता है आराम से, और सिट मने बैठना, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठो यार, बैठकर बात करते हैं, पैर नीचे लटकाए हो, ठीक से बैठो, सिट कंफर्टेबली। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि सर यू आर स्पीकिंग कंफर्टेबली, आराम से बोल रहे हैं।
और कई लोग हबड़ा जाते हैं, स्टेज पे आते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे आते हैं, और तो कहता है क्या हो गया, बोला मेरा पहला वीडियो इसलिए डर लग रहा है। तो सिट कंफर्टेबली होता है, ध्यान रखिएगा, स्पीक कंफर्टेबली, बोलना आप ही का है, सामने वाला बहुत अच्छा स्पीकर है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी का आप हीरो हो, स्टार्ट कीजिए आप, लंबा 2 बार सांस लीजिए और स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ हो भी गया तो कोई बात नहीं, जिंदगी का आखिरी जंग नहीं है, अगले जंग की तैयारी करेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और मन में बोलना पड़ेगा, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, हो जाएगा, और क्या। और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। हाँ, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक यूजर्स ने, एक स्टूडेंट ने, उन्होंने लिखा है कि सर काश ऐसा आपका जैसा टीचर हर जन्म में मिले। थैंक यू आपके ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए, ये सब रिलीज करता है टॉनिक मेरे लिए, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ मृत्युंजय। और भी बहुत सारे बच्चियाँ बोली है कि सर इट्स वेरी गुड, कीप इट अप। मैं ज़रूर आपका बातों को ध्यान रखूंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा, और मुझे आशा होगा अगर मुझे थोड़ा सा भी बताने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे लगेगा कि मेरा सार्थक हो गया और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, और इसको और सीखिए, अपना ही घर समझिए। कई बार कोई घर आता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो हम लोग बोलते हैं अपना ही घर समझिए, फील एट होम हियर, अपना ही घर समझिए, फील फील कीजिए, क्या एट होम, कहाँ, यहाँ, तो फील एट होम हियर। छोटे छोटे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। क्या आपका दिमाग खराब है तो ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा वर्ड होता है आर यू इन सेंस, अंग्रेजी टेंस पे नहीं सेंस पे बोला जाता है, किस तरह से आपको देखना है उस प्लॉट के अनुसार बोल सकते हैं। देखिए, गो का मतलब भी होना होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ अच्छे से लेकर और बुरे स्थिति में जब कोई चीज जाता है, अच्छा से बुरा स्थिति में जाता है, वहां गो मने होना होता है। आई रिपीट, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, कोई अच्छे चीज से चीजें होते हुए अब बुरे स्थिति में जाए तो गो का यूज करते हैं होना के लिए। आप फिल्म में जरूर देखे होंगे, जब वो हीरोइन होती है बड़े अच्छे से व्यवहार करती है, हीरो व्यवहार करता है हीरोइन से, तो बड़ा फैसिनेट हो जाती है, और फिर बाद में वो अपना हरकत करता है तो नाराज होकर कहती है, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन, क्या तुम पगला गए हो। तो देखिए वो अच्छा से किधर जा रहा था, गड़बड़ स्थिति में, तब अच्छे से बुरे कंडीशन में जाने के लिए ये यूज करते हैं। हो सकता है हम लोग की दादी माँ है, राइट, उनके आंख में परेशानी था, थोड़ा थोड़ा हम लोग टाल दिए, अब ऑल ऑफ सडन उनका आंख खराब हो गया, तो हम लोग बोलते हैं माई दादी माँ वेंट ब्लाइंड, माई दादी माँ वेंट ब्लाइंड। तो दादी माँ तो अच्छी थी, अब स्थिति में चल गई, खराब हो गया, एक आंख से दिखाई नहीं देता है, तो अच्छे से बुरे स्थिति में जाने के लिए हम गो लगाते हैं। ऑफ कोर्स V2 V3 आपको तो पता ही होगा, आप लोग बहादुर लोग हैं कि V4 क्या होता है, सी वेंट ब्लाइंड। कोई आदमी ट्रेवल में, यात्रा करने में हबड़ा गया, ट्रेन के चढ़ना, ट्रेन स्टार्ट हो गई उसी में और चल रहा शुरू कर दिया, फिर उसने चढ़ा, उसको नीचे आ गया, उसका पैर कट गया, तो ही वेंट हैंडीकैप्ड। यानी अच्छे से बुरे स्थिति में जाने से, अच्छे से बुरे स्थिति में जाने के लिए हम गो मतलब होना लगाते हैं। और बी और बीकम तो आप जानते ही होंगे, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, लेकिन अच्छे से बुरे स्थिति में किसी को मजाक नहीं कर देते हैं, तो वो पिजामा से बाहर हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं व्हाई आर यू गोइंग सीरियस। किसी की शादी होती है, 4 गेस्ट आते हैं देखने के लिए, तो बार बार वॉशरूम जाता है, तो हम लोग बोलते हैं व्हाई आर यू गोइंग नर्वस, अभी तो ठीक था, अब हर 10 मिनट में वॉशरूम जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं व्हाई आर यू गोइंग नर्वस, तो नर्वस हो रहा है मैंने हताश हो रहा है, तो यानी अच्छे से बुरे स्थिति में जाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आशा है समझ गए होंगे। आर यू इन सेंस, सेंस में हो ना, दिमाग खराब नहीं ना है। हैव यू गॉन मैड ऐसे यूज कर सकते हैं, क्या आप पागल हो गए हो, वही बात देखिए थोड़ा देर पहले मैंने बताया आपको, हैव यू गॉन क्रेजी, पहले तो अच्छा था और बाद में अब क्या किया, वो अपना चाल चिन्हा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हैव यू गॉन क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो। आशा है समझ गए होंगे दोस्तों। थोड़ा खिसकिए, देखिए थोड़ा का अंग्रेजी क्या होता है, ये हम लोग भी है, और थोड़ा सा यूज कीजिए, बिट का यूज होता है थोड़ा सा, थोड़ा खिसकिए। किसी से खा रहे हैं, बोला चावल दें, बोला ए बिट थोड़ा दे दीजिए। ए बिट का मतलब होता है थोड़ा, जैसे आप कह रहे हैं कि आज मैं थोड़ा बिजी हूं, आई एम ए बिट बिजी टुडे, तो यहाँ ए बिट मैंने हो गया थोड़ा, थोड़ा खिसकिए,
तो मूव ए बिट, राइट। आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आई एम ए बिट बिजी टुडे। मैं थोड़ा वीक हूँ, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, आई एम ए बिट वीक टू, आई एम ए बिट वीक, ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं बाबू, थोड़ा जगह मुझे भी दीजिए। गिव मी सम रूम। रूम का मतलब होता है बैठने और खड़ा होने के जगह को रूम बोला जाता है। जैसे देखिएगा ट्रेन में लिखता है नो रूम, माने कोई जगह नहीं। बैठने और उठने के लिए हम लोग यूज करते हैं रूम। गिव मी सम रूम, कुछ थोड़ा सा मेरे को जगह दीजिए। क्या आपके कार में कुछ जगह है, देख लीजिए। तो कार में बैठने की जगह, चूंकि आपको भी जाना है, तो डू यू हैव इनफ रूम इन योर कार। यहाँ एक चीज और सीख लीजिए, बहुत काम आएगा, आशा है समझ जाएंगे। आप इनफ वर्ड जानते होंगे, जो भी हिंदी जानते हैं उसको भूल जाइए। आपको एक वर्ड जानना है, काफी। इनफ का मतलब काफी, क्या जानना है, काफी जानना है। अब इसका यूज कैसे करना है, देखिए। कोई भी नाउन आ जाए तो नाउन के पहले आपको लगाना है इनफ। इनफ का मैं कहा हूं ना कि भूल जाना है भाई मेरे, क्या होगा, एक ही हिंदी जानना है, काफी। बहुत नहीं, कुछ नहीं, बस पर्याप्त नहीं, केवल एक वर्ड जानिए, काफी। अब फिर बाद में सब जान जाइएगा, अभी फिर सिर्फ ये जानिए। इनफ मतलब काफी, नाउन के पहले इनफ लगाएंगे। और दुनिया में कहीं भी एडजेक्टिव होगा उसके बाद हम इनफ लगाएंगे। अब दोनों का मतलब एक ही होगा, काफी। एडजेक्टिव के बाद इनफ। जैसे हम किसी को कह रहे हैं टॉल इनफ, टॉल एडजेक्टिव है जिसका मतलब हुआ लंबा। और उस बच्ची को मैं बोला बेटा यू आर टॉल इनफ, आप काफी अच्छी हैं, आप काफी अच्छे हैं। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, यू आर गुड इनफ। इनफ एडजेक्टिव होगा तो बाद में लगाना है, राइट। आप सुंदर, काफी सुंदर है, यू आर हैंडसम, डी नहीं बोलना है, जैसे कि आपको पता है, यू आर हैंडसम इनफ। और कहा है कुछ भी और भी एडजेक्टिव लगा लेंगे आप। अब ये खराब बात है, किसी को नहीं कर सकते यू शॉर्ट इनफ, यू आर शॉर्ट इनफ, आप काफी नाटी हैं, तो गुस्सा हो जाएगी, तो ये नहीं बोलना है, खराब बात नहीं बोलना है, अच्छा बात बोलना है। यू आर गुड इनफ, टॉल इनफ, हैंडसम इनफ। और भी बहुत सारा चीज लगा सकते हैं, कॉस्टली इनफ, काफी महंगा है। और भी वर्ड लगा सकते हैं, बिग इनफ, आपका रूम जो है काफी बड़ा है, आपका रूम काफी छोटा है, योर रूम इज स्मॉल इनफ। और यहाँ नाउन हो गया, तो अब देखिए यहाँ मनी हो गया, फूड हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है आपको सब पता है, ये सब नाउन है। अब इसके पहले लगा दीजिए, इसको बाद में नहीं, नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद, तो इनफ माने। अब इसका हिंदी का हुआ, आप समझ गए होंगे, काफी पैसा, इनफ फूड, काफी खाना, इनफ टाइम, काफी समय, वी हैव इनफ टाइम, हम लोगों के पास काफी समय है। तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव के बाद इनफ और नाउन के पहले इनफ, राइट। तो ध्यान रखिएगा, यू आर गुड इनफ, आप काफ़ी अच्छे हैं, यू आर नाइस इनफ, आप काफ़ी अच्छे हैं। और इंडियन पॉलिटिशियंस आर नॉट गुड इनफ, यानी भारतीय राजनीतिक लोग काफ़ी अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे नहीं हैं, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। आशा है समझ गए होंगे। तो क्या आपके कार में जगह है, यानी बैठने और खड़े होने का जगह को रूम लगाते हैं, तो डू यू हैव इनफ रूम। रूम जगह नाउन हो गया, आगे देखिए ये नाउन हो गया तो इनफ इधर आ गया, और वही आगे रहता तो ये लगाते हम लोग, इस साइड लगाते। अब देखिए वह काफी खुश है, आशा है समझ गए होंगे। देखिए गौर से, और क्या देखना है गौर से, थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए रूम, ये नाउन हुआ, तो यहाँ क्या आया देख लीजिएगा। और यहाँ ग्लैड जो है एडजेक्टिव है दोस्तों, तो यहाँ क्या आया है गौर से देखिए, यानी मैं काफी खुश हूँ, तो आई एम ग्लैड इनफ, वह काफी खुश है। अगर लड़की है तो ही, सी, और लड़का होगा तो ही, माफ कीजिएगा, तो शी इज ग्लैड इनफ। आशा है समझ गए होंगे, राइट। वो काफी लंबी है, सी इज टॉल इनफ, वह काफी छोटी है, सी इज शॉर्ट इनफ, आप काफी बड़ा है, योर रूम इज बिग इनफ। तो ध्यान रखिएगा, आशा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, आप बेहतर समझते हैं यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड यूज कर सकते हैं। मुझे हल्के में मत लेना, ध्यान रखिएगा, जब किसी को हम आकलन करते हैं या मेजर करते हैं, मापते हैं या मूल्यांकन करते हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है भाई मेरे RATE। तो मूल्यांकन करना, किसी को ज्यादा मूल्यांकन करते हैं तो ओवर रेट होता है, किसी को हल्का में लेते हैं तो अंडर रेट होता है। तो आप किसी
रेट कर सकते हैं, आप ओवर रेट कर सकते हैं, आप केवल रेट कर सकते हैं। तो मुझे हल्का में मत लेना, राइट ना। आई एम तोप सिंह बॉम सिंह, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट ना। तो ध्यान रखना है, डोंट अंडर रेट और डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तो अंडर रेट भी होता है, अंडर एस्टिमेट भी होता है, आप लगा सकते हैं। ज़्यादा होशियार मत बनो। देखिए होशियार वर्ड होता है ना, देखिए कुछ लोग होते हैं क्या, ओवर हो जाते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी जो लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ लगाते हैं ओवर और यहाँ लगाते हैं स्मार्ट। क्या लगाते हैं? ओवर स्मार्ट। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। देखिएगा बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, याद, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। जैसे अपने बच्चों को कहते हैं अगर मोबाइल छू दिया तो हाथ तोड़ देंगे, उठा के पटक देंगे, अरे भाई वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये निगेटिव टोन देता है। तो ओवर स्मार्ट, स्मार्ट होना हर आदमी को चाहिए, स्मार्ट हर आदमी को होना चाहिए, लेकिन ओवर स्मार्ट जो होता है सामने वाला को परेशान कर देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। और नेक्स्ट देखिएगा, छोड़ो भी, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए बोलते हैं लिव इट, छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करो। और लास्ट वर्ड है ऐसा मत बोलो। याद रखिएगा ऐसा कि अंग्रेजी क्या होगा, बहुत सारा वर्ड होता है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वर्ड यूज कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। लाइक वाइज, डोंट स्पीक लाइक वाइज, ऐसा मत बोलो। डोंट डू लाइक वाइज, इस तरह से मत करो, राइट ना। जैसे आप लोग एक और वर्ड जानते होंगे, टाइप। आपके जैसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, तो यहां लगा दीजिए यू टाइप ऑफ पर्सन। सीमा जैसी लड़की, सीमा प्रकार की लड़की, तो सीमा टाइप ऑफ गर्ल। सर सर जैसे व्यक्ति, तो सर टाइप ऑफ पर्सन इज टोटली रेयर, राइट। ध्यान रखिए कैसे यूज कर सकते हैं। यू टाइप ऑफ पर्सन इज ट्रूली रेयरिटी, ट्रूली रेयर टू गेट, बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, ऐसे वर्ड्स में हम यूज करते हैं। आशा है समझ गए होंगे, और यू कैन एंजॉय इट। ये सेशन का तीसरा क्लास है, इस सीरीज का तीसरा क्लास है, और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, और इसको कॉपी पेन लेकर लिखिए, और बोलचाल के भाषा में इसको यूज कीजिए। याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं और आपसे फिर बोल दूं फ्रेंड, कि कोई भी व्यक्ति है, या मैं ऐसे कह लूं कि एक बच्चा है, वो आगे चलकर एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा कि नहीं बनेगा, एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा कि नहीं बनेगा, एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा कि नहीं बनेगा, यह दो चीज पे डिपेंड करता है, एक और एक, ये दो चीज पे। क्या वह सीखता है, पहला, और दूसरा जो सीख रहा है क्या वह प्रैक्टिस करता है। याद रखिए, वो आगे चलकर एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा कि नहीं बनेगा 5 साल 10 साल बाद, ये डिपेंड करता है दो चीज पे। पहला, क्या वह सीखता है, और दूसरा सीखे हुए चीजों से प्रैक्टिस करता है कि नहीं। यही तय करेगा कि आगे वो एक अच्छा क्रिकेटर होगा या नहीं होगा। मैं आपसे भी ये कह देता हूँ कि आप अच्छा इंग्लिश बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, ये दो चीज पे डिपेंड करता है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। और सीखने के लिए तैयार हैं तो केवल सीखते हैं कि वो सीखे हुए चीजों को प्रैक्टिस करते हैं क्या। अगर आप प्रैक्टिस और सीख रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब लोग बेहतर से बेहतर इंग्लिश बोलिएगा। आशा है कि ये आपको बेनिफिट कर रहा होगा, और इसी तरह का वीडियो हर सैटरडे को 7 बजे आएगा, और आपका स्नेह और प्रेम देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। फिर अगले सैटरडे को एक नया वीडियो आएगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बगल में बैठा है तो बाई लगेगा कि बिसाइड लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सोफा के सामने कोई बैठा है जिसका चेहरा मेरे तरफ है, तो ही इज अपोजिट मी होगा, और एटीएम में लगे हैं तो इन फ्रंट ऑफ होगा, लेकिन इन द फ्रंट ऑफ क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस तरह का वीडियो एंजॉय करते रहिए, और आई थिंक यू आर लाइकिंग माई दिस स्टेटमेंट्स, एंड आई थिंक यू विल डू द बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार और आपको धन्यवाद देता हूं,
और आपको वेलकम नहीं, अब धन्यवाद देता हूं। और नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए।